हेलो दोस्तों। क्या आपके दिमाग के सबसे गहरे, सबसे काले हिस्सों में क्या छुपा है? चलिए पता करते हैं। हर कहानी आपको हड्डियों तक कपा देने के लिए बनाई गई है। ऐसे रहस्य सुनाती है जो सुने नहीं जाने चाहिए। इस भूतिया दुनिया में हकीकत और बुरे सपने के बीच की लकीरें धुंधली हो जाती हैं। हमारी एआई से बनी कहानियां आपके सबसे गहरे डर को छूने के लिए डिजाइन की गई हैं। हर मोड़ को पिछले से ज्यादा डरावना बनाती हैं। तो अगर आपको लगता है आप काफी बहादुर हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले कहानी का आनंद ले। याद रखें, इस दुनिया में डर ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आप अनजान का सामना करने के लिए तैयार हैं? एआई हॉरर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है, जहां हर कोने में एक नया खौफ छुपा है। तो आइए आपको एक डरावनी कहानी सुनाते हैं। बारिश का मौसम होने के कारण 8 घंटे में मेरे गांव पहुंचने वाली ट्रेन अब पिछले 14 घंटों से चल ही रही थी। आखिरकार रात के 12:30 बजे के करीब मैं अपने स्टेशन पर उतर गया। इसी स्टेशन पर मुझे दोपहर के 3 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था। यदि ट्रेन समय पर पहुंचती तो मैं 3:30 की बस पकड़कर 5 बजे तक अपने गांव पहुंच सकता था। लेकिन अब इस वक्त ना तो कोई बस मिल सकती थी और ना ही कुछ और। स्टेशन पर भी कुल मिलाकर शायद 10 से 15 लोग ही होंगे। मैंने रात भर स्टेशन पर ही रुकने का निर्णय ले लिया था। तभी मेरे कानों पर एक आवाज़ पड़ी। कोई प्राइवेट गाड़ी वाला सवारियां भर रहा था। मैंने उसे अपने गांव का नाम बताया तो उसने कहा, बैठिए, रास्ते में ही पड़ेगा आपका गांव। स्टेशन से और 2 लोगों को गाड़ी में बिठाकर उसने गाड़ी शुरू कर दी। कुछ देर बाद सबसे बातचीत करने पर मुझे पता चला कि गाड़ी के ड्राइवर का नाम इस्तियाक है और वो मेरे ही गांव से 60 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में रहता है। तीनों सवारियों में सबसे पहले मुझे ही उतरना था। इस्तियाक ने मुझसे पूछा, भाई, आपको हाईवे पर छोड़ दूं या और कहीं? दरअसल मेरा घर हाईवे से 1.5 किलोमीटर अंदर की तरफ था। तो मैंने इस्तियाक से कहा, भाई, मुझे हाईवे पर ही छोड़ देना, या फिर बेहतर होगा कि बस स्टैंड तक छोड़ दो, वहाँ से मैं पैदल चला जाऊंगा। उस पर इस्तियाक ने जवाब दिया, भाई, एक बात कहूँ, इस वक्त उस बस स्टैंड पर रुकना या उतरना ठीक बात नहीं होगी। उसने दबी हुई आवाज़ में मुझसे कहा। उसके इतना कहते ही पीछे बैठे हुए एक सवार ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला ली। शहर में पला बड़ा होने के कारण मुझे भूत प्रेतों की कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अरे कोई बात नहीं, मुझे बस स्टैंड पर ही उतार देना, मैंने उनकी बात को काटते हुए कहा और हेडफोन पर गाने सुनने लगा। कुछ देर बाद ही हम मेरे गांव के बस स्टैंड के करीब आ गए। मैंने इस्तियाक को पैसे दिए और उसे हाथ दिखाकर चलने लगा। तो इस्तियाक ने मुझसे कहा, भाई, संभल कर जाना, और वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। मैं उस बस स्टैंड पर इतनी रात देर कभी नहीं गया था। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। बस स्टैंड पर एक भी आदमी नहीं था। इसी सन्नाटे को चीरता हुआ मैं आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलते ही मुझे एक रोशनी सी दिखाई देने लगी। करीब जाने पर देखा तो एक बुजुर्ग आदमी हाथ में लालटेन लिए खड़ा था और उसके साथ एक 3 से 4 साल का छोटा बच्चा भी था।
मोबाइल और फ्लैशलाइट के दौर में घासलेट से जलने वाला लालटेन मैंने पहली बार देखा था। उनके करीब जाकर मैंने पूछा, बाबा, यहाँ क्या कर रहे हो आप इतनी रात देर? उस पर उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, किसी का इंतज़ार कर रहा था। और मुझसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उस पर मैंने उन्हें अपने दादाजी का नाम बताया। गांव छोटा होने के कारण सारे लोग अक्सर एक दूसरे को नाम से ही जानते थे। उन्होंने मेरे दादाजी का नाम पहचान लिया और कहा, चलो एक साथ चलते हैं, हमें भी उसी तरफ जाना है। और हम चलने लगे। मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उस पर उन्होंने कहा, ये मेरा पोता है, थोड़ा शर्मीला है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। अच्छा ठीक है, मैंने इतना कहा और हम आगे बढ़ने लगे। उसके बाद कुछ देर तक हमारी कुछ बात नहीं हुई। बस वो बच्चा पूरे रास्ते मेरी ही तरफ देखे जा रहा था। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, परंतु ज़्यादा सोचने से पहले ही मेरा घर दिखाई पड़ने लगा। तो मैंने कहा, चलो बाबा, मेरी मंजिल तो आ गई। उस पर उन्होंने एक विचित्र सा जवाब दिया, अच्छा है, न जाने हमें हमारी मंजिल कब मिलेगी। और मुस्कुराने लगे। मैं भी अपने घर की तरफ मुड़ा। तब मुझे अचानक याद आया कि मेरी जेब में एक चॉकलेट है। उस बच्चे को वो चॉकलेट देने हेतु मैं मुड़ा और वहीं सन्न खड़ा रह गया। मेरे पीछे कोई नहीं था, वो दोनों गायब हो चुके थे। मुझे अचानक ही डर लगने लगा और पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मैं दौड़ते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगा और घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा। मेरी दादी ने आकर दरवाज़ा खोला और मेरी हालत देखकर वो भी थोड़ा सा डर गई। दादी ने मुझे अंदर ले लिया और कहा, बैठो और बताओ क्या हुआ। तब तक दादाजी भी अपनी नींद से जाग चुके थे। मैंने दादी को सारी बात बताई और तेज़ी से उनके हाथ से पानी का गिलास लेकर उसे ख़त्म कर दिया। दादाजी ने मुझे शांत किया और बताने लगे, बेटा, कई साल पहले हमारे गांव में वो बाबा रहा करते थे। एक साल गर्मी की छुट्टियों में उनका बेटा, बहू और पोता उनके घर रहने आए थे। उनके पोते को गांव इतना पसंद आ गया कि उसने वापस शहर जाने से मना कर दिया और कुछ दिन और गांव में ही रहने की जिद करने लगा। उसके माँ बाप भी मान गए और कुछ दिन बाद उसे आकर वापस ले जाएंगे, इतना कहकर वो भी शहर के लिए निकल पड़े। लेकिन उस दिन उनकी गाड़ी का अगले ही घाट में एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में वो दोनों ही चल बसे। अगले दिन गांव वालों ने ये खबर अखबार में तो पढ़ ली थी, लेकिन किसी ने भी बाबा को ये बात नहीं बताई। परंतु कहीं ना कहीं से बाबा को ये बात पता चल ही गई। वो इस खबर से इतना टूट गए कि वो पागल हो गए और अपने इसी पागलपन के चलते उन्होंने अपने घर को आग लगा ली। उस आग में बाबा समेत उनका 3 साल का वो पोता भी जलकर खाक हो गया। उस दिन से वो दोनों, दादा और पोता, हर साल इसी समय गांव के बस स्टैंड पर अपने बच्चों का इंतज़ार करते रहते हैं और उनका वो पोता
हर मर्द में अपने पिता तो हर औरत में अपनी माँ को देखता है और बार बार देखता ही रहता है। वो दोनों किसी को तकलीफ तो नहीं देते, परंतु वो आज भी उस बच्चे के माता पिता का इंतज़ार कर ही रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर लौटूंगा जल्द ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैंने प्रीपेड टैक्सी बुक कर ली और इंतज़ार करने लगा। तभी मैंने अपनी कंपनी के एडमिन से फ़ोन करके अपने होटल का नंबर मांगा। रात का समय था और टैक्सियां भी ज़्यादा नहीं थी एयरपोर्ट पर। होटल में फ़ोन करने पर मुझे पता चला कि उस इलाके में और उस होटल में आग लगी हुई थी। उसके कारण सारी बुकिंग्स कैंसिल की गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, परंतु होटल की भी समस्या होने के कारण मैंने फ़ोन काट दिया। एडमिन से बात करने पर उसने बताया कि फ़िलहाल मुझे अपने आप ही अपनी सुविधा करनी होगी। ये सुनते ही मुझे और गुस्सा आने लगा। मैं गुस्से में फ़ोन काट ही रहा था कि तभी टैक्सी भी आ गई। मैंने टैक्सी के ड्राइवर को सारी बात बताई तो उसने कहा, सर, आपके पिछले होटल से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही एक अच्छा सा होटल है। आप कहो तो हम वहाँ चल सकते हैं। हाँ कहने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। सामान गाड़ी में रखा और हम होटल की ओर निकल पड़े। दिखने में ये होटल काफ़ी अच्छा था। मैंने टैक्सी वाले को पैसे दिए और रिसेप्शन काउंटर पर आ गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस होटल में रूम भी काफ़ी खाली थे। रिसेप्शन काउंटर पर पेमेंट करके मैं अपने रूम की चाबी ले ही रहा था कि तभी होटल के मैनेजर ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, कौन सा रूम दिया है अपने सर को? उस पर उस लड़की ने जवाब दिया, सर, रूम नंबर 380। इतना सुनते ही मैनेजर ने मुझसे कहा, माफ़ करना सर, वो लड़की नहीं है, उसे पता नहीं। दरअसल रूम नंबर 380 को अब स्टोर रूम में बदल दिया गया है। मैं आपको दूसरे रूम की चाबी देता हूँ। इतना कहकर उसने मुझे रूम नंबर 382 की चाबी दे दी और दोबारा सॉरी कहा। रूम तीसरी मंजिल पर थी। वहां पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी बात महसूस हुई। मैनेजर के मुताबिक रूम नंबर 380 तो अब स्टोर रूम बन गया था, परंतु उस रूम के दरवाजे पर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, बल्कि वहां पर तो डू नॉट डिस्टर्ब का टैग भी लगा हुआ था। और एक बात अजीब थी कि रूम नंबर 380 के बाद सीधे रूम नंबर 382 था। थके हुए होने के कारण मैंने मैनेजर से अगले दिन पूछने के बारे में सोचा। रूम भी बहुत बढ़िया था। मुझे तुरंत ही नींद आ गई।
सुबह जल्दी उठने की आदत होने के कारण करीब 5 बजे ही मेरी नींद खुल गई। कल रात हुए वाक्य पर मैं सोच में पड़ गया था। क्यों कहा होगा उस मैनेजर ने ऐसा? क्या उसने मुझसे झूठ बोला था? ऐसा क्या होगा उस रूम में? इन जैसे कई सवालों ने मुझे घेर रखा था। मैं रूम से बाहर निकलकर कॉरिडोर में घूमने लगा। चलते चलते मैं रूम नंबर 380 के बाहर आ गया। मुझे जान पड़ा कि उस रूम की लाइट जल रही थी। तभी मेरे दिमाग में एक गलत ख्याल आया और डू नॉट डिस्टर्ब लिखा होने के बावजूद मैंने कीहोल से झांकने की कोशिश की। रूम की लाइट जलती हुई होने के कारण अंदर से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। रूम वैसे तो बिल्कुल ही ठीक था, परंतु पलंग पर एक औरत बैठी हुई थी और वो 5 मिनट तक बिना हिले वैसे ही बैठी थी। उस औरत का रंग सांवला था। उसकी पीठ मेरी तरफ होने के कारण मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने काले रंग का गाउन पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद मैं भी अपने रूम में चला गया। सुबह होते ही मैं अपने काम पर निकल गया और मैनेजर से बात करना भूल गया। अगले दिन सुबह 4 साढ़े 4 के करीब मैंने दोबारा रूम नंबर 380 के की होल से झांक कर देखा तो मुझे एक अजीब सी चीज महसूस होने लगी। वो औरत वही काले रंग का गाउन पहनकर उसी तरह से पलंग पर बैठी हुई थी और वो भी बिना हिले। मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि आज इस रूम के बारे में जानकर ही रहूंगा। परंतु जिस मैनेजर से मुझे बात करनी थी उसकी ड्यूटी शाम के वक्त होती थी। दूसरे दिन सुबह मुझे मुंबई के लिए निकलना था तो मैं उस शाम को थोड़ा जल्द ही होटल वापस आ गया। नहा धोकर मैं अपने रूम से निकलकर मैनेजर से बात करने हेतु जा रहा था। तभी रूम नंबर 380 से गुजरते हुए मैंने एक आखिरी बार रूम में झांकने की कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय लाल रंग के। मैंने सोचा उस औरत ने शायद पर्दा खींच लिया होगा और नीचे जाकर मैनेजर से कहा, मुझे आपसे रूम नंबर 380 के बारे में कुछ पूछना है। मैनेजर ने मुझसे कहा, चलिए हम डिनर हॉल में बैठकर बातें करते हैं। उसने नज़र इधर उधर घुमाई और हम डिनर हॉल की तरफ चलने लगे। शाम का वक्त होने के कारण डिनर हॉल बिल्कुल ही खाली था। वहाँ बैठते ही उस मैनेजर ने मुझसे दोबारा पूछा, पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैंने उसे बताया कि मैंने रूम नंबर 380 में झांका तो मुझे एक औरत नजर आई थी। उस मैनेजर ने जो भी मुझे आगे बताया वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसने कहा, सर, आपने जिसे देखा वो इस होटल की मालकिन थी। ठीक का मतलब? मैंने दबी हुई आवाज में पूछा। मतलब अब वो मर चुकी है। ये सुनते ही मुझे पसीने आने लगे और मैं पूरी तरह कांपने लगा। उसने आगे बताया,
इस होटल को हमारे मालिक और मालकिन ने बड़े प्यार से संभाला और एक छोटे से लॉज से एक बड़ा होटल बनाया था। उनकी कोई संतान न होने के कारण वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। लेकिन एक दिन अचानक दिल की बीमारी के चलते मालिक की मृत्यु हो गई। मालकिन इस सदमे से कभी उभर ही नहीं पाई और इसी सदमे में मालकिन ने रूम नंबर 380 में अपने आप को फांसी लगा ली और वो भी मर गई। उस दिन से हमारी मालकिन उसी रूम नंबर 380 में रहती है, लेकिन वो किसी को तकलीफ नहीं देती सर। मैं इन सारी बातों से उभर ही रहा था कि उस मैनेजर ने कहा, सर सिर्फ एक बात है, उस दिन रोने की वजह से उनकी आंखों का रंग बिल्कुल लाल पड़ चुका था। ये सुनकर तो जैसे मेरी अंतरात्मा को भी रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजे के उस पार जो लाल रंग दिखाई दे रहा था वो उस मालकिन की आंखों का था और वो मुझे उस तरफ से देख रही थी। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर लौटूंगा जल्द ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ धन्यवाद।